हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पारसिक आक्रमण भी कहा जाता है। और साथ में ही दोस्तों, पारसिक आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और दोस्तों जो पारसिक आक्रमण के बाद जो भारत के जो मौर्य वंश और अशोक पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे पहले जो हिंदू शब्द का उल्लेख है वो हमें कहां से मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक में इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पारसिक आक्रमण सबसे पहली बात समझना दोस्तों, जो ये पारसिक आक्रमण है, पारसिक ये फारस से बना है। किससे बना है? फारस से। और फारस बोलते हैं ईरान को। किसको बोलते हैं? ईरान को। अर्थात हम ईरान के आक्रमण के बारे में आज समझेंगे। जो ईरान की ओर से भारत पर आक्रमण हुए थे उनके बारे में समझेंगे। तो समझना दोस्तों, अगर हम बात करें पारसिक आक्रमण की बात करें तो भारत पर समझना, भारत पर प्रथम आक्रमण किन्होंने किया? पारसिक शासकों ने किया था। अर्थात यूं तो दोस्तों भारत पर पारसिक ईरानियों ने भी आक्रमण किए, यूनानियों ने भी किए, शकों ने भी किए, हुनों ने भी किए, कुषाणों ने भी किए, अरब भी आए, तुर्की भी आए, और फिर उसके बाद मुगल आते हैं और अंग्रेज आते हैं। कहने का मतलब ये है, तो आप यहां पर यह समझना, भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था, भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था वो ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने, पारसिकों ने किया था। जो आज भी बाद में तो पारसियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो ये पारसी थे, जो आज भी भारत में हैं पारसी, तो ये उस टाइम वो पारसी थे। वही ईसा पूर्व की बातें चल रही है, काफी पुरानी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पारसिकों ने आक्रमण किया। अब समझना, यहां पर अब आता है कि पारसिक कौन सा शासक था जिसने आक्रमण किया। भाई, पारसिक जो ईरानी शासक था वो कौन सा था? उसका नाम था दोस्तों शायरस द्वितीय ने आक्रमण किया था सबसे पहले। किसने किया? शायरस द्वितीय ने आक्रमण किया। यह है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शायरस जो द्वितीय था, उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जो पारसिक शासक था। किसने किया था? शायरस द्वितीय ने। इसके बाद समझना आप, तो यहां पर यह भी आ जाता है, जो ये शायरस जो द्वितीय था, इन्होंने ही हखामनी वंश की स्थापना की थी ईरान में। कौन से वंश की स्थापना की थी? हखामनी वंश की स्थापना की थी। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ईरान के किस वंश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन सा है? हखामनी वंश, इसने भारत पर आक्रमण किया था। और इस वंश के जब शासक की बात की जाती है तो उसका नाम क्या आएगा? शायरस द्वितीय आएगा, ठीक है ना। यहां तक हो गई। और समझना दोस्तों, एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, जिससे हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। अगर बात की जाए हिंदू, जो ये हिंदू शब्द है, इसका उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? जो हिंदू जो ये शब्द है, इसका उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? कहां के लेखों से प्राप्त होता है? कहां के ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ये हिंदू जो शब्द प्राप्त होता है, ये पारसिक जो लेख हैं उनसे प्राप्त होता है। कौन से लेखों से? पारसिक। जो ईरान के जो लेख है उनसे प्राप्त होता है हिंदू। और उसमें भी कौन सा लेख है दोस्तों? अवेस्ता से प्राप्त होता है हिंदू। अब समझना भाई, जो ये हिंदू है, यहां के ईरान के लोग और आज भी जो वहां की अरेबिक भाषा चलती है, अब तो ज्यादा वहां पर फारसी और अरेबिक दो चलती है। तो ईरान के लोग सा का उच्चारण हा करते थे। क्या करते थे? हा।
तो सिंधु पहले क्या था? प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं थी और जितने बड़े बड़े नगर थे वे सब नदियों के तटों पर स्थित थे। चाहे हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो नील नदी पर थी, और हम ईरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वो भी कौन से पे थी? दजला और फरात नदी पर थी। भारत की सभ्यता की भी हम बात करते हैं या हम भारत के महान महान नगरों की बात करते हैं तो वो सिंधु नदी के आसपास था। अब समझना, ये सिंधु नदी है तो इसके जो आसपास लोग रहेंगे इन लोगों की पहचान सिंधु नदी से हो रही है। किससे हो रही है? सिंधु नदी से हो रही है। तो ये सा का उच्चारण क्या करते थे? हां करते थे। तो साह को हटा दें तो ये क्या बन जाएगी? हिंदू बन जाएगी, या इस तरीके से हिंदू बन जाएगी। तो हिंदू जो शब्द का जो प्रयोग किया है वो ईरानियों ने किया है। ईरानी सा के जगह हा का उच्चारण करते थे, इसलिए सिंधु की जगह क्या हो गया? हिंदू हो गया। और कौन से में मिलता है? अवेस्ता में मिलता है। कौन से वंश ने आक्रमण किया? हखामनी ने किया। और शासक का क्या नाम था? शाइरस द्वितीय था। दोस्तों जो शाइरस जो द्वितीय है, इन्होंने दोस्तों 558 से 522 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इन्होंने ही जो ईरान था, ईरान को एक अच्छे स्तर पर और हखामनी वंश की स्थापना की थी। एक बात तो दोस्तों ये भी कही जाती है, स्ट्रोबो के अनुसार, किसके अनुसार? स्ट्रोबो के अनुसार, ये स्ट्रोबो एक यूनानी इतिहासकार है भाइयों। स्ट्रोबो ने कहा है तो जब इसने साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था भारत पर, जब इस साइरस द्वितीय ने, स्ट्रोबो के अनुसार, भारत पर आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने, तो क्या होता है? इसकी सारी सेना समाप्त हो गई थी। साइरस द्वितीय की केवल 7 सैनिक ही लौट पाए थे। स्ट्रोबो ने क्या कहा है? साइरस द्वितीय ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सारी सेना नष्ट हो गई, केवल कितने बचे थे? 7 बचे थे। ठीक है ना? किसने कहा? स्ट्रोबो ने। अर्थात कहने का मतलब यह है, स्ट्रोबो के अनुसार जो ये साइरस द्वितीय थे ये यहां पर सफल नहीं हो पाए थे। इसके पीछे एक कारण यह भी है क्योंकि जो ये यूनानी इतिहासकार हैं, ये इतिहासकारों को आपने पढ़ा होगा, एक आर्थिक होता है, साम्राज्यवादी होता है, ठीक है ना? तो कहने का, और मार्क्सवादी होता है, एक राष्ट्रवादी होता है, अलग अलग इतिहासकार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रोबो ये नहीं दिखाना चाहते कि भाई जो साइरस जो शासक थे कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये दिखाना चाहते हैं कि भारत पर जो आक्रमण किया था वो तो सिकंदर महान ने ही किया था। भाई ये क्यों किसी दूसरे को महान बताए? इसलिए स्ट्रोबो ने क्या कहा है कि पूरी सेना नष्ट हो गई थी। आगे हम बात करते हैं मेगिस्थनीज। मेगिस्थनीज ने भी क्या कहा है? मेगिस्थनीज ने भी कहा है कि साइरस ने यहां पर कोई आक्रमण नहीं किया। सबसे पहले जो भारत को जो जीता था, जो सफल रहा था, उसका नाम था सिकंदर महान। क्या नाम था? सिकंदर महान। तो इस आक्रमण को मेगिस्थनीज ने भी अस्वीकार कर दिया था। किसके को? साइरस द्वितीय के आक्रमण को। यह भी क्यों अस्वीकार कर रहा है? भाई मेगिस्थनीज भी कौन थे? यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह साइरस द्वितीय ने भारत को जीता था, भारत के क्षेत्र को, जो गांधार और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र थे, इसको जीता था। और समझना, ये उत्तर हो गया इस तरीके से, यहां पर भारत हो गया, उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। समझना दोस्तों, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो जो ये ईरानी आक्रमणकारी थे, उत्तर और पश्चिम से भारत पर आक्रमण करते थे। कहां से? उत्तर और पश्चिम से। उत्तर और पश्चिम से भारत पर आक्रमण करते थे। और उत्तर पश्चिम में क्या क्षेत्र पड़ता है? यहां पर पंजाब पड़ता है, यहां पर प्रवेश करते थे। इस तरीके से आक्रमण करते थे ये उत्तर और पश्चिम से। और समझना, ये उत्तर और पश्चिम में
दो दर्रे थे। दर्रा एक रास्ता होता है जहां से प्रवेश करते हैं, छोटा रास्ता होता है। तो यहां पर दो दर्रे थे पंजाब में, यहां पर जहां से प्रवेश करते थे, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, यहीं से सिकंदर महान ने प्रवेश किया था। सिकंदर महान ने भी यहां से प्रवेश किया था और ईरानियों ने भी यहीं से प्रवेश किया था। और इसके बाद हम बात करें मुगल शासक बाबर की बात करें तो बाबर ने भी खैबर दर्रा और बोलन दर्रा यहीं से प्रवेश भारत पर किया था और यहीं से घुसते थे ये आक्रमणकारी। इस तरीके से उत्तर और पश्चिम की ओर से प्रवेश करते थे और ये पंजाब के प्रांत से प्रवेश करते थे। तो इसी तरीके से इसने साइरस द्वितीय ने भी यहीं से प्रवेश किया था भारत पर। तो कहने का मतलब यह है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो ईरानी शासक का नाम था उसका नाम था साइरस द्वितीय, जिन्होंने हखामनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा साइरस द्वितीय। इसके बारे में और कहां तक किया था, किस तरीके से किया था, इतना पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जब पूछा जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था तो सबसे पहले पारसिक शासकों ने किया था। कौन से वंश ने किया था? हखामनी ने किया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? साइरस द्वितीय ने की थी। ठीक है ना। इसके बाद किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर साइरस द्वितीय ने किया था। ठीक है ना। तो साइरस द्वितीय का शासन काल मैंने आपको बता दिया है, 528 से 522 ईसा पूर्व तक शासन काल था। इसके बाद दोस्तों साइरस द्वितीय के बाद जो सबसे महान शासक है पारसिक और जिससे सबसे ज्यादा प्रसन्न बनते हैं और जो पारसिक शासक जो भारत में आते हैं जहां से मेन इतिहास शुरू होता है उसका नाम है दारा प्रथम। अब हम समझेंगे दारा प्रथम के बारे में। दारा प्रथम बहुत ही महान शासक जिसके अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, जहां से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दारा प्रथम शासनकाल 522 से 486 ईसा पूर्व। 486 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। कब है? 522 से 486 ईसा पूर्व शासन काल है दारा का, जो साइरस द्वितीय के बाद राजगद्दी पर बैठा था ईरान की पर। अब समझना दोस्तों, दारा के लेख मिलते हैं। एक मिलता है बेहिस्तून। कौन सा मिलता है? बेहिस्तून मिलता है। ये 520 से 518 ईसा पूर्व का है भाई। इसके बाद नंबर दूसरा मिलता है पर्सिपोलिस, जो है दोस्तों 518 से 15 ईसा पूर्व तक का है। इसके बाद मिलता है दोस्तों नक्श ए रुस्तम लेख मिलता है। नक्श ए रुस्तम लेख मिलता है जो 515 ईसा पूर्व का है। भाई 3 लेख मिलते हैं इसके, बेहिस्तून मिलता है, पर्सिपोलिस मिलता है और नक्श ए रुस्तम मिलता है। किसके मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं दारा प्रथम के। अब समझना, तो बेहिस्तून से भारत के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है। बेहिस्तून में कहा गया है 33 प्रांत हैं किसके? दारा के। कितने प्रांत बताए गए हैं? 23 प्रांत बताए गए हैं किसके? दारा के। कौन से लेख में? बेहिस्तून लेख में। इससे भारत के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद आते हैं, हम यहां पर आते हैं दोस्तों, इनसे 20वां प्रांत किसका उल्लेख मिलेगा? भारत का मिलेगा। समझना, हिंदू और ये सप्त सैंधव पंजाब और गदर का अर्थ क्या है? गांधार। अर्थात ये जो 3 प्रांत ये किसके माने गए थे? पूरे सिंधु के ही माने गए थे। सिंधु नदी के आसपास के हिंदू माने गए हैं ये 3। तो इनका उल्लेख मिलता है। कौन से का मिलता है? 20वां प्रांत के रूप में मिलते हैं हिंदू अर्थात सिंधु, पंजाब, सप्त सैंधव
7 नदियों का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पंजाब। गदर, गदर का क्या अर्थ हो गया? गांधार। इनका उल्लेख मिलता है पारसी, पोलिश और रुस्तम में 20वें प्रांत के रूप में। अब अपन को पूर्ण रूप से ये पता चल चुका है भारत पर 520 ईसा पूर्व के लगभग दारा प्रथम के शासनकाल में कहां का अधिकार था? ईरान का अधिकार था। इससे हमें पता चलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन से लेखों से पता चलता है? पर्सी, पोलिश और नक्शे रुस्तम से पता चलता है, ठीक है ना। और लेखों के बारे में जो जानकारी भी प्राप्त होती है वो दारा प्रथम से प्राप्त होती है, जो ईरान के शासक थे। कौन से वंश के? हखामनी वंश के शासक थे। हखामनी वंश के शासक थे। आगे समझना। इसके बाद यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस का आपने नाम सुना ही होगा। हेरोडोटस, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब ये जानकारी हेरोडोटस ने भी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दी है भाई। लेकिन एक बात आप यहां पर यह भी याद रखना, हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे। सुनी सुनाई बातों के आधार पर इतिहास लिखा था भारत का, कभी भारत नहीं आए हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है भाई, दारा का भारत कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। और यहां से प्रत्येक वर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा, ये सोने की मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा कहां जाती थी दोस्तों? ईरान जाती थी। कहां से? भारत से। ये सारी जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से प्राप्त होती है। और ये वही हेरोडोटस है जिसको इतिहास का पितामह कहा जाता है, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। और इस हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के आधार पर ही इतिहास का नाम हिस्ट्री रखा जाता है। और इन्होंने ही उल्लेख किया है कि दारा का भारत पर अधिकार था। और दारा का कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था, जिससे प्रत्येक वर्ष कितनी मुद्रा जाती थी? 360 टैलेंट मुद्रा जाती थी। और कौन कौन से प्रांत थे सिंधु में? पंजाब, सिंधु और गदर, गांधार वाला प्रांत था। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां से उत्तर और पश्चिम की ओर से प्रवेश करते थे और यहीं पर ये पंजाब और गांधार वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु भी पाकिस्तान में है, थोड़ा हिस्सा इधर भी आ जाता है। और पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। यहीं से ये सारे आक्रमणकारी प्रवेश करते थे। चाहे हम दारा की बात करें, चाहे हम साइरस द्वितीय की बात करें, चाहे हम सिकंदर की बात करें, उन्होंने भी पंजाब से ही प्रवेश किया था। और इनको छोड़ें, हम आर्यों की बात भी करें तो आर्य भी सबसे पहले भारत में कहां पर आए थे? पंजाब में आए थे। क्योंकि वो जानकारी हमें उससे मिलती है पंजाब में रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उससे भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सभी यहां पर पंजाब की ओर से प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर दारा का अधिकार था। और एक बात आप दारा में समझ लेना, दारा से प्रेरित होकर ही अशोक महान ने अपने लेख लिखवाए थे। ये लेख पत्थर पर लिखे गए थे। किस पर लिखे गए हैं? पत्थर पर लिखे गए हैं। और लेख लिखवाने का जो सबसे पहले जानकारी मिलती है पत्थर पर, जिसे शिलालेख बोलते हैं। पत्थर को शिला बोलते हैं भाई, शिलालेखों की जो जानकारी मिलती है, जो सबसे पहले लिखवाए शिलालेख, वो किसने लिखाए? दारा प्रथम ने लिखवाए थे शिलालेख। और दारा से ही प्रभावित होकर हमारे शासक अशोक महान ने शिलालेख लिखवाए थे। और जो प्रस्तावना अशोक महान ने अपने लेखों में दी थी शुरुआत में, वो प्रस्तावना भी कहां से प्रेरित थी? वो भी दारा से ही प्रेरित थी, ईरान से ही। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो ये हो गया हमारा दारा 486 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दारा के बाद अगला शासक जो ईरानी हैं, ईरानी शासक है दारा का पुत्र छयार्स।
नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। जो क्षयार्ष है वो भी एक बहुत ही महान शासक था, और उसमें अगला शासक है क्षयार्ष। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं जर्कसीस, ये था शासक। 486 से 465 ईसा पूर्व तक शासक रहता है भाई ये, ठीक है ना। यहां पर अब आप समझना, क्षयार्ष जर्कसीस दोस्तों अपनी सेना में, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एनटीए नेट में काफी बार पूछा गया है। अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को भर्ती किया। क्या किया? भर्ती किया। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सा शासक था जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, तो क्षयार्ष या जर्कसीस, जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया यूनानियों से आक्रमण की वजह से, यूनानियों के खिलाफ। अगली बात समझना, यहां पर भारतीय सैनिकों की पोशाकों के बारे में समझना। क्या कहा गया है? ये भारतीय सैनिक सूती कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे। क्या पहनते थे? सूती कपड़े पहनते थे। ये जानकारी भी प्राप्त होती है भाई। और अगला है, इसके समय यह भी कहा गया है अहूर मजदा इनका कोई देवता था। अहूर मजदा, कल को प्रश्न पूछ लिया जाए ये अहूर मजदा कहां का देवता है, किसका देवता है? ये पारसिकों का देवता है। और दोस्तों अहूर मजदा देवता ने जो भारत में जो बड़े बड़े मंदिर थे, उन मंदिरों को नष्ट किया किसने? अहूर मजदा ने। यह जानकारी भी हमें मिलती है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है जो प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, भारतीयों को अपनी सेना में किसने शामिल किया? क्षयार्ष या जर्कसीस ने। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अब अगले की बात, इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय, जिसे 331 ईस्वी में ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने आरबेला के युद्ध में पराजित किया। कौन से युद्ध में? आरबेला के युद्ध में पराजित किया। और इसके बाद ये पारसिक शासकों का अंत हो जाता है, और इसके बाद किसका साम्राज्य हो जाता है? सिकंदर महान का साम्राज्य हो जाता है। और इसी के बाद फिर सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया और 19 माह यहां पर रहे थे, जो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा सिकंदर महान के बारे में और यूनानी आक्रमणों के बारे में। क्योंकि पहला हमारा आक्रमण कौन सा था? पारसिक आक्रमण था। और दारा तृतीय दोस्तों इस वंश का हम यहां पर यह भी कह सकते हैं हखामनी वंश का अंतिम शासक था दारा तृतीय, जिसने भारत पर जिसका साम्राज्य था। या हम कहें भारत का अंतिम पारसिक शासक कौन था? तो दारा तृतीय था, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें ये यहां तक तो हमारा हो गया। अब पारसिक आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है भारत पर? भाई प्रभाव क्या क्या पड़ता है? आक्रमण का प्रभाव भाई प्रभाव क्या क्या पड़ा समझना। नंबर 1 क्या प्रभाव पड़ता है? शिलालेख अर्थात पारसिक आक्रमणों की वजह से ही पारसिक शासकों से प्रेरित होकर अर्थात दारा प्रथम से प्रेरित होकर अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, ये माना जाता है। और शिलालेखों की पॉलिश अशोक ने कराई थी, ठीक है ना। ये पॉलिश युक्त भी शिलालेख थे। लेकिन एक बात आप याद रखना, यहां पर भी अपवाद
अपवाद क्या है ये समझ लेना। अशोक के जो शिलालेख थे एकाश्मक पत्थर के थे, एक ही पत्थर के थे अशोक के शिलालेख, और अशोक के शिलालेख खुले में लगाए गए थे, और ईरानी शासकों के जो शिलालेख थे वो राज दरबार में लगाए गए थे। अगली बात समझना, अशोक के शिलालेख एक पत्थर से ही उन पर ऊपर तक डिजाइन की गई थी, तो इनके जो शिलालेख थे ईरानी वाले, तो यहां तक शिलालेख हो गया, फिर यहां पर खांचा बनाकर यहां पर ऊपर लगाए जाते थे, पशुओं के चित्र लगाए जाते थे, जैसे शेर है, बाघ है, उनके चित्र लगाए जाते थे। ठीक है, ठीक है, ये था एकाश्मक। अगला है दोस्तों राज दरबार। राज दरबार, जो राज दरबार था, राज दरबार जो अशोक ने जो खंबा वाला राज दरबार बनाया था, जो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में स्थित है, जब उसकी खुदाई की गई तो दोस्तों खंबे वाले मिले हैं वो। तो ये जो खंबे वाले जो ये राज दरबार थे, ये ईरान से प्रेरित होकर ही बनाए गए थे। ठीक है ना। अगला दोस्तों, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसका मुंडन कहां कराया जाता था? पारसिक कराते थे, उसकी गंजी करा देते थे अपराध करता था तो। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो दोस्तों वहां पर कौटिल्य ने इस न्याय के बारे में कहा है, अगर कोई अपराध करेगा तो उसका मुंडन करा दिया जाएगा। यह भी वहीं से प्रेरित था। ठीक है ना। और अशोक ने जो अपने शिलालेखों में जो शुरुआत की जो लाइन लिखी है, देवना प्रिय पियदर्शी, देवताओं का प्रिय पियदर्शी, ये शुरुआत की जो प्रस्तावना है ये भी ईरानियों से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ईरानियों से प्रेरित है। ठीक है ना। और दोस्तों एक हमारे यहां पर खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, आपको पता है खरोष्टी लिपि होती है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे हम उर्दू को, अरबी को इस तरीके से लिखते हैं। जो एक खरोष्टी लिपि है ये ईरानी लिपि से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? ईरानी लिपि से प्रेरित है। ये पारसिक लिपि से प्रेरित है, ईरानी लिपि से प्रेरित है। और ये जो खरोष्टी लिपि है ये भी भारत में प्रवेश कर गई थी, जिसकी जानकारी हमें अशोक के शाहबाजगढ़ी और जो मानसहरा जो लेख हैं, इन ये जो लेख लिखे गए हैं शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, ये दोस्तों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अर्थात भारत की लिपि पर जो प्रभाव पड़ा वो ईरानी पड़ा था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज का जो हमारा टॉपिक था पारसिक आक्रमण, ये मैंने आज आपको समझाया है। इसके बाद दोस्तों मैं यूनानी आक्रमणों के बारे में समझाऊंगा, सिकंदर महान के बारे में समझाऊंगा। सिकंदर महान ने कहां कहां पर आक्रमण किए, कहां पर महिलाओं ने उससे संघर्ष किए, पोरस की कहानी के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था पारसिक आक्रमण। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूले। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।